अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन आज सुबह आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं बिकॉज देयर इज़ सो मच फ्रेश न्यू एनर्जी कमिंग अवे। और ये कल से अगर लोगों को बहुत ज़्यादा सर में दर्द, पेट में दर्द, लिथार्जी हो रही हो और कुछ लोगों की वजह से दूसरों के सर में दर्द हो रहा हो, उन सब के लिए यही कहना चाहेंगे कि आज से चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सेइंग्स ऑफ ऑल टाइम इज़ मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बिलीव कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है, इवन अगर आपको वक्ती तौर पे लगे कि थिंग्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, दे आर एक्चुअली वर्किंग इन योर एडवांटेज। और इसी उम्मीद के साथ कि आज और कल में आप बहुत सारे ज़बरदस्त चेंजेस देखेंगे, बल्कि इस साल में वो तमाम चीज़ें जिसकी आपने ख्वाहिश की थी, जिसकी आपने दुआ की थी, वो आपके सामने आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बताते चलें कि आज रात को जी सुपर मून होने वाला है, विच इज़ अ फुल मून, जो और ज़्यादा बड़ा और ख़ूबसूरत लगता है। अगर हम बात करें इस साल की, तो जैसे ही साल की शुरुआत हुई है तो हमने देखा कि सुपर मून्स का सिलसिला था। पहले 21 जनवरी को पहला सुपर मून 2019 का था, आज सुपर मून है यानी 19 की रात, और इसके अलावा 21 मार्च को भी फुल मून होगा। और ये बड़ी मज़ेदार बात यह है क्योंकि इस वक्त तमाम के तमाम जो सितारे हैं वो उनकी चालें सीधी हैं। आपको ये भी बताते चले कि जब कहते हैं ना कि सितारे की चाल उल्टी है, ऐसा नहीं होता कि सितारा अपनी ऑर्बिट बदलता है, बल्कि जिस जगह हम हैं अर्थ की पोजीशन ऐसी होती है कि वो वक्ती तौर पे या कुछ अरसे तक ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट या वो सितारा उल्टी तरफ रुख कर रहा है। साल 2018 एस्ट्रोलॉजी जो लोग फॉलो करते हो, अगर आप समझना चाहें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें एक नहीं, दो नहीं, 5 के 5 मेजर जो प्लैनेट्स थे, स्टार्स थे, वो रेट्रोग्रेड में थे, जिसको कहा जाता है कि विजुअली आपको लगता है कि वो अपनी चाल उल्टी चल रहे हैं। इस वक्त ये टाइम बड़ा ही ज़बरदस्त है बिकॉज सारे के सारे सितारे सीधी चाल चल रहे हैं, सिवाय इसके कि आज यानी 19 फरवरी को मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में जाने वाला है। जब सितारा उल्टी चाल चलता है तो ऐसा नहीं होता कि चीज़ें बुरी हो जाती हैं या आपके लिए मुश्किलात आती हैं, वो तो आपके अपने बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इससे होता ये ज़रूर है कि थोड़ी दिनों के लिए आप थोड़ा सा गडमडा ज़रूर जाते हैं। तो आज खैर सुपर फुल मून अगर लोग देखना चाहते हैं, इट विल बी अ ब्यूटिफुल साइट। इसका जो असर है वो आपको फील होगा, इसकी जो एनर्जी है वो आपको फील होगी। हाई टाइड्स में आप इसको फील करेंगे, फ़िज़ा में फील करेंगे, जिस तरह के अगले 2 से 3 रोज़ कि बारिश की भी प्रेडिक्शन है। थोड़ा सा जो मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड है उस पर आपको बता के बाद अभी ये मर्क्यूरी का शैडो पीरियड शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिन आपकी फीलिंग्स बड़ी उभर के सामने आएंगी। इससे मुराद ये है कि आज से पहले क्योंकि जितने भी सितारे थे वो थोड़े से ना आप लॉजिकल ज़्यादा हुए थे, बड़े प्रैक्टिकल थे। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, आपने उनको कहा कि चलें जी इसको प्रैक्टिकली मुझे ये करना चाहिए, सही चीज़ ये है, लॉजिक, कोल्ड हार्ट। लेकिन अब आपके लिए हो जाएगा ये मुश्किल, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी। जिन चीज़ों के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड है वो आपको छोड़ेंगी नहीं और आपको एक तरह से मजबूर करेंगी कि आपने चीज़ों को उसी तरह देखना है। आप कहेंगे सिद्रा को एस्ट्रोलॉजी में कितना इंटरेस्ट है, लेकिन ये वो चीज़ें जो आम तौर पे पढ़ते रहते हैं। हमने सोचा कि एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को भी हम अपने साथ बुलाएं, तो आज हमारे साथ होंगे कन्नान, क्योंकि जानना ये है कि ये जो इतना खूबसूरत बड़ा सारा सुपर फुल मून है आज रात का, देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा हमारे स्टार्स पे, ये जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको ये भी बताती चलूँ कि आज 10 बजे भी हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन है। वो है जी कि आमतौर पे जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में लोग इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी पॉपुलेशन के हवाले से देखा जाए तो हायर एजुकेशन इस वक्त एक आप कहना चाहिए कि सब सहारन अफ्रीका से भी कम हमारे यहाँ लोग इनरोल कर रहे हैं आला तालीम के लिए। आला तालीम से मुराद है कि आफ्टर इंटर या आफ्टर आपकी मेट्रिकुलेशन के बाद आप अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ अहदाफ मुकर्रर किए हैं कि साल 2023
2030 तक जो इस वक्त टोटली आला तालीम के लिए जो लोग इनरोल्ड हैं, स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, उस नंबर को 70% से बढ़ाना है। ये किस तरह मुमकिन होगा? उसमें ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और साथ साथ आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी ताल्लुक है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए अ लॉट ऑफ पीपल हैव कन्फ्यूजन्स। उनको लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है, क्वालिटी वो नहीं है। फिर आए दिन हम ये देखते हैं कि HEC की तरफ से डायरेक्टिव्स आते हैं जिसमें जो आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो बदलते चले जाते हैं। आज आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। जिस तरह के हम देख रहे थे कि PIA के हवाले से खबर आई थी कि बहुत सारे वहाँ पर जो पायलट्स हैं या आला ओहदों पर फाइज लोग हैं, उनकी डिग्रियाँ जाली हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? ये जो जाली डिग्री वाला मामला है, इसको भी हमें समझना है, थोड़ी सी बारीकी से देखना है। इसमें वाकई लोगों के करियर तबाह हो सकते हैं, उनकी पूरी प्रोफेशनल साख ख़त्म हो सकती है, और उसमें कौन से वो एरियाज़ हैं जिनको समझना ज़रूरी है। विल बी इन आवर शो टुडे, सो कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज बड़ा ही मज़ा आने वाला है। जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि कन्नान हमारे साथ होंगे। एस्ट्रोलॉजी भी आई डोंट नो कितने लोगों का इंटरेस्ट है, मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है। इंट्रो से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। थोड़ा बहुत पता रखना चाहिए भाई कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी अपनी गलती है या किसी सितारे का मेल्टडाउन हो रहा है। तो ये आपकी इमोशंस पर डेफिनेटली इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर आप पोइट्स को भी देखें, सारे फिल्मी गाने भी देखें, कहीं ना कहीं आपको पूरे चांद का, आधे चांद का जिक्र आता है। लेकिन एक बात मैं क्लैरिफाई करती चलूँ कि आज हमने जो आपको बताया है ये 14वीं का चांद है। अगर आप रबीउल सानी की तारीखों से भी देखें तो आज शाम को यानी मगरिब के बाद ये फुल मून होगा, 14 है चांद की। और साथ साथ हम ये भी आपको बताते चलें कि इसमें कोई चांद ग्रहण, कोई शैडो वगैरह नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ डिस्टेंसेस होते हैं। अगर इसको प्योर एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फ़र्क है, एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा सा बड़ा चांद, ये जो पूरा चांद है ये ज़्यादा बड़ा हमें इसलिए लगेगा क्योंकि ये अर्थ से थोड़ा ज़्यादा करीब होगा, और ये बहुत सालों के बाद पहली दफ़ा हो रहा है। और इस पूरे साल में अगर आप देखें तो इससे बड़ा 14वीं का चांद आपको नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसको सुपर मून कहा जाता है। ये सुपरमैन की तरह काफ़ी सुपर है, लेकिन इसका असर आप पे क्या होने वाला है ये हम कन्नान से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम कन्नान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो बताएं, ये जो बड़ा सारा गोल अंडा आज रात को दिखेगा, इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, ये सुपर मून है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि डरने वाली बात नहीं है। ब्लड मून नहीं है, चांद ग्रहण नहीं है। मून इसको वेदर की वजह से कन्नान कुछ लोग इसको अमेरिका में स्नो मून भी कहते हैं। बिल्कुल, और ये अर्थ से थोड़ा ज़्यादा करीब होता है, जैसा कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर होता है। सही। तो क्योंकि मून हमारे इमोशंस पे इफ़ेक्ट करता है, जैसा आपने बताया कि पोइट भी इसका यूज़ करते हैं। हाँ। शायरी में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करता है। तो करीब होने की वजह से और ज़्यादा रोशन होने की वजह से ये चूँकि वर्गो से गुजरेगा आज, तो वर्गो लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। इमोशनली वो थोड़ा एक्टिव नज़र आएंगे। हो सकता है वो अपनी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने का प्लान करें, या फिर तन्हाई को थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं दिल पे ले लें कि जी मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा सेकेंडली ये जेमिनी को थोड़ा सा जो है वो उनके इमोशंस के साथ टच होगा। जेमिनी जो हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेके कमिटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम पीरियड में। हो सकता है शादी का कुछ लोग सीरियसली सोचना। मुझे ये बताएं कि कई दफ़ा जब आप चार्ट देखते हैं तो एक तो होता है हमारा सन साइन, फिर लोग कहते हैं एक मून साइन भी होता है और एक राइजिंग स्टार भी होता है, यानी राइजिंग साइन भी होता है आपका। तो जब आप मिसाल के तौर पे मेरा स्टार है पाइसेस, लेकिन मेरा राइजिंग है जी जेमिनी, तो अब मेरे पे ये आपकी जेमिनी वाली प्रेडिक्शन लागू होगी या पाइसेस वाली? नहीं, मोस्टली अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखें तो फिर सन साइन की प्रेडिक्शंस हमें पढ़नी चाहिए। अगर हम जिस वेबसाइट से या जिस हॉरोस्कोप की ऐप से हम रीड करना चाह रहे हैं, अगर वो वेस्टर्न बेस्ड है तो फिर हमें सन साइन को देखना है। सही। अगर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक रखती है फिर हमें मून साइन को देखना है। सही। और जो आप कह रही हैं राइजिंग साइन, यानी जिसको हम ये हिंदी में लगन कहते हैं या असेंडेंट कहते हैं,
उससे अगर आप प्रेडिक्शंस लेते हैं तो वो बिल्कुल अलग हैं। अगर मुख्तलिफ आप यूट्यूब चैनल्स पर देखें या फिर वेबसाइट्स पे देखें तो जो इंडिया के ज्योतिषी हैं वो ज़्यादातर आपको जो राइजिंग से या लगन जिसको बोलते हैं हिंदी में, उससे वो प्रेडिक्शंस देते हैं। आप क्या फॉलो करते हैं, वैदिक या वेस्टर्न? नहीं, मैं बेसिकली ज़्यादा न्यूमरोलॉजी को फॉलो करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी दोनों देखता हूँ मैं, वेस्टर्न भी और जो वैदिक है वो भी देखता हूँ। ठीक है। अच्छा कहाँ मुझे बताइएगा कि टैरो में अगर आपका इंटरेस्ट हो, भी हमने टैरो कार्ड रीडर भी हमने सोचा है कि हम बुलाएंगे और ख़ास तौर पर हम PSL के बारे में उनसे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब के टैरो में मून कार्ड निकल के आता है तो लोग कहते हैं कि जी सन का मतलब होता है, सन कार्ड का कि लव या कोई नया रिलेशनशिप, कोई नई शुरुआत, बेशक करियर में या किसी चीज़ में। जब हम मून कार्ड को देखते हैं तो मून ये भी सिग्निफाई करता है कि साइकिल्स में हर चीज़ चलती है। जैसे 14 तक आप फुल होते हैं, फिर आपका वेनिंग मून होता है, तो इसी तरह बहुत सारे छुपे हुए राज या चीज़ें भी निकल के आ सकती हैं। ये भी हम सुपर मून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, सुपर मून टैरो कार्ड से बिल्कुल अलग है। टैरो कार्ड की रीडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत क्लोज है न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड। टैरो कार्ड में जो कार्ड्स आपके निकलते हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग भी उसी टाइप की आती है। जैसे अभी आपने मून कार्ड की बात की, तो मून का कार्ड जब निकलता है तो उसमें बेसिकली जो आती है, स्पेशलिटी आती है, वो रीडिंग करने वाले की आती है। मून कार्ड आपकी मदर को भी जो है उसकी तरफ भी इशारा करता है कि वो उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहने वाले, फैमिली लाइफ को, फिर इमोशनली आप किस तरह रहने वाले हैं आने वाले टाइम पीरियड में, या आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी मून रूल करता है। जब चांद बढ़ता है, कम होता है, तो मेंटली तौर पर जो लोग जैसे पागल हैं या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं जो लोग, वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं चांद बढ़ने की वजह से। आपने देखा होगा समंदर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, उतार चढ़ाव आता है। तो इसी वजह से मून जो है वो बेसिकली हमारे इमोशंस को रूल करता है, क्योंकि मून वाटर बेस्ड साइन है, ठीक है, और हमारी बॉडी में भी 60-65% जो है वो वाटर है। तो जब पानी उतार चढ़ाव जो है उसका मून के साथ ताल्लुक है तो हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, और आप क्योंकि न्यूमरोलॉजी को भी देखते हैं तो उसमें बर्थ चार्ट भी आता है, लोगों का नाम भी आता है। आपको पेन पेपर की तो जरूरत नहीं है ना? अभी मैं जरा सा आपसे जानना चाही थी कि जैसे हमने अभी PSL का जिक्र किया, एक जो चीज़ इस वक्त PSL 4 में सबसे डिफरेंट है ऑफकोर्स कि उसका एंथम फवाद खान ने गाया है। तो मुझे ये बताएं कि फवाद का एक ज़बरदस्त हम राइज देख रहे थे जब वो बॉलीवुड मूवीज़ कर रहे थे। ऑब्वियसली उन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया। अब वो क्योंकि वतन वापस आ गए हैं और हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं, आप ये साल उनके लिए कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उम्मीद की जा रही है मौला जट रिलीज़ होगी, फिर उन्होंने PSL किया है। क्या फवाद के सितारे दोबारा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? मैं इसको थोड़ा सा एक साल पहले से लूँगा। नादिया खान के साथ मैं मॉर्निंग शो कर रहा था तो उस वक्त फवाद की फिल्म आ रही थी ए दिल है मुश्किल। उन्होंने मुझसे प्रेडिक्शन ली थी, चूँकि मैं मूवीज़ पे प्रेडिक्शन देता हूँ कि कैसा बिजनेस करेंगी, तो मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था कि मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करेगी, लेकिन फवाद खान को उससे रिवार्ड मिलता नजर नहीं आता। तो वो हैरान हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ में वो चीज नजर नहीं आ रही, और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। अभी दिसंबर 2018 में मैंने दोबारा से ये प्रेडिक्ट किया है एक चैनल पर मॉर्निंग शो में ही कि फवाद खान का अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये उनका ना सिर्फ कमबैक ईयर होगा बल्कि वो दोबारा से साबित करेंगे कि ही इज सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। तो मौला जट की जहाँ तक हम बात करते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन उसकी जो रिलीज डेट है वो ज़्यादा लकी नहीं है। तो मेरी दुआ है कि कहीं ना कहीं रिलीज डेट इसकी अगर चेंज हो जाए तो ये ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती है। ये मूवी के जो डायरेक्टर हैं, इनकी जो पहली फिल्म आई थी वॉर, उस वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि ये मूवी जो है शान के लिए भी लकी है, लकी डेट को रिलीज हो रही है, इसका नाम भी लकी है। तो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की किस्मत को चेंज करने वाली मूवी है, और वैसा ही हुआ। आई थिंक वो वाहिद मूवी थी जो उस वक्त के हवाले से भी, उसके बाद कई ने उसका ब्रेक किया बिजनेस रिकॉर्ड, लेकिन इट वाज रियली, इट मेड अ स्टैम्प एंड इट टर्न द होल इंडस्ट्री अराउंड। मुझे ये बताइए कि खवातीन के बारे में क्या कहेंगे? अनदर पर्सन जो ये बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट से इफेक्ट हुआ था वो ऑफ कोर्स माहिरा खान थी, और उनका लेकिन सितारा फिर भी उनको सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान में भी वो जगमगाती रहीं, अभी भी शी इज डूइंग वेल। मूवीज इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। माहिरा के लिए क्या प्रेडिक्शन होगी? माहिरा के लिए भी आने वाला टाइम पीरियड अच्छा है। मई के बाद से उनका टाइम मजीद बेहतर हो जाएगा, तो वो भी बेहतर करती हुई नजर आ रही हैं। अभी मौला जट की हम बात कर रहे थे, इसमें माहिरा खान भी हैं, वो भी उमैमा भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, लेकिन कहीं पर मुझे लग रहा है कि जो हमजा अली अब्बासी हैं उनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, तो शायद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़े इस मूवी के अगेंस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं फेम है उनके लिए भी। तो बाकी मेरी ये दुआ
है। मूवी का नेम बहुत लकी है, फवाद खान की डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है। हमजा के लिए नहीं है तो हमजा के लिए इतना नहीं है, लेकिन अगर मूवी की रिलीज डेट चेंज होती है तो डेफिनेटली ये ब्लॉकबस्टर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और ये तो हो गई बात मूवीज की। अब जरा हम आम मैंगो पीपल पे आ जाते हैं, जनता पे। ज़रा ये बताइए कि जो सुपर मून है, इसके लिए अगर मैं हर स्टार के लिए, अभी आपने वर्गो का जिक्र कर दिया, जेमिनी का जिक्र कर दिया, और बाकी सितारों पे क्या असर पड़ने वाला है? जो सैगी टाइम पीरियड में उनको इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। जो पाइसिस है जिनका स्टार, उनके लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन वहीं पर घरेलू मामलात में थोड़ी सी जिम्मेदारी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर शादीशुदा है तो उस हवाले से, अगर शादी नहीं हुई तो हो सकता है घर की तमीर या इस तरह के इखराजात जो है। कैप्रिकॉन के लिए कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है इसका। कैप्रिकॉनियंस का वैसे ये वीक मिला जुला है, पहले की निस्बत थोड़ा सा डाउन है, तो नेक्स्ट वीक में इनके लिए अच्छी चीज़ें स्टार्ट होंगी। इनको इस वीक में कैप्रिकॉनियंस को अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, स्पेशली स्टमक इनका डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, और लियो के लिए बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है। ये वीक मिला जुला है, इससे आगाज़ होगा चीज़ों का। अप्स एंड डाउन्स हैं इसमें, आगाज़ में चीज़ें अच्छी होंगी, फिर थोड़ा सा डाउन टाइम पीरियड है, लेकिन उसके बाद लियो के लिए एक फेज़ चलेगा 3 से 4 महीने का, जो बहुत ही अच्छा आने वाला है। स्पेशली करियर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा इनको स्ट्रेस के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखना होगा, या जिन लियोस को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर एक्सरसाइज को रूटीन बना लें तो बेहतर है, अदरवाइज करियर वाइज लियोस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है। एंड टॉरस, मैं मिला जुला के कोई एक ऑर्डर में नहीं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी हमने कहा कि क्योंकि बात शुरू हो गई थी तो इसी तरह लेके चलते हैं इसको। टॉरस के लिए क्या कहेंगे करना? टॉरस लोगों का बहुत अच्छा आइडियल टाइम पीरियड चल रहा है, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से। जो टॉरस लोग स्टक हुए थे कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर, उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जिन टॉरस लोगों की रिसेंटली शादियां हुई हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से अच्छा टाइम है, तो ओवरऑल टॉरस के लिए ये वीक, बल्कि ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। अप्रैल में उनको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्च के एंड तक तो उनका बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। सही। अच्छा, अब आती है बारी लिब्रा की। लिब्रा की बारी आती है। बिल्कुल, लिब्रा लोग बहुत इंसाफ पसंद होते हैं और काफ़ी जिसे कहते हैं माशरे में होने वाली चीज़ों को भी अपने माइंड पे सवार रखते हैं। हमारे पास भी है एक लिब्रा हमारी टीम में। वहाँ क्या क्या गलत हो रहा है वो सब वो बस आप पूछे ही ना जी, वो तो गलत हो रहा होता है उसको सही वर्ड यूज करता हूँ, काइंड ऑफ कि इनके पास ठेका है इर्द गिर्द का ना, इस तरह के लोग होते हैं लिब्रा लोग। अच्छा, तो लिब्रा लोगों के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, स्पेशली उनके लिए आउट ऑफ कंट्री जाने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। या उसके अलावा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल सफर भी हो सकता है, वो कोई ज़ियारत हो सकती है, किसी दरबार पे जाना हो सकता है उनका, या किसी स्पेशल ऐसी जर्नी जो स्पिरिचुअली उनकी ख्वाहिश हो, अवेकनिंग हो। हाँ। अच्छा, कई लोग जैसे बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, तो वो हमारे जहन में आता है या तो आप उम्रे पे चले जाएंगे या ज़ियारतों पे, अल्लाह करे अगर आपकी ख्वाहिश है तो ये ज़रूर हो। लेकिन इसके अलावा भी कई दफ़ा आप देखें हाईवे पे भी अगर आप जा रहे हो तो काफ़ी अवेकनिंग हो सकती है, लिसनिंग टू द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट यू वुड वांट। ये तो थी जी मजाक की बात, और अभी कनान से बहुत कुछ पूछना है, लेकिन कॉलर्स भी इनके लिए कॉल कर रहे हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, कुछ खुसूसी पूछना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, आई थिंक ये कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो, चलें आप दोबारा कॉल कर लीजिए, नंबर आपके सामने। एक्वेरियस के लिए ये सुपर मून कैसा है करना? एक्वेरियस के लिए जो टाइम पीरियड अभी आज से स्टार्ट होने जा रहा है, ये काफ़ी सोचो विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज हैं कुछ एक्वेरियस इस वीक में। कुछ अहम चीज़ों पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वीक के अंदर कंफ्यूज रहेंगे, लग नहीं रहा कि वो किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा एस्ट्रोलॉजिकली कि आप थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा रिलैक्स फील करें। तो इनकी चीजें बेहतर होते हुए कब नजर आ रही हैं? नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक से बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ, और कैसा डिसीजन लेना पड़ेगा इनको? सख्त वाला नहीं, अभी सख्त वाला नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में इनको चीज़ें कुछ समझ आना शुरू होंगी, तो जब एक समझ आना शुरू होती हैं चीज़ें, तो डिसीजन ऑटोमेटिकली वो सख्त जो होता है ना, वो सॉफ्ट डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? कुछ खास पूछना है मुझे लग रहा है आपको। जी, मैं मिसेस अब्दुल्ला बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अपने बेटे के मुतालिक मैंने पूछना है। अच्छा, चलें, आज हम आम तौर पे इस तरह का हम कंटेंट कभी डिज़ाइन नहीं करते, लेकिन आज बैठे हैं तो चलें बात हो जाए। आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आपको फिर बताते हैं, बल्कि आप हमसे गुफ्तगू करती रहिए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, कन्नान भी हैं, कुछ सितारे रह गए हैं, उनके बारे में भी पूछ लेंगे जी। एक्वेरियस तक बात पहुंची थी, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, फरजाना। जी फरजाना, एक सेकंड, आपने क्या सवाल करना है कन्नान से? जी मैंने एक्चुअली पूछना था कि आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय हेल्थ। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी कन्नान? जी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 6 दिसंबर 1974। 6 दिसंबर 1974 जी। और आपका सवाल है हेल्थ रिलेटेड। थैंक यू सो मच। हेल्थ रिलेटेड एंड आल्सो अबाउट माय ट्रैवलिंग, लाइक मैं अब्रॉड जाना चाह रही हूँ, तो क्या है पॉसिबल या नहीं? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं इसका। सो कीप वॉचिंग द शो। जी कन्नान। जी बिल्कुल, हेल्थ के हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो इनको लास्ट ईयर से मे बी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज डिस्टर्ब कर रहे होंगे, बैक पेन से रिलेटेड इश्यूज इनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से नज़र आ रहे हैं। कभी ना कभी इनको वक्फे से वो प्रॉब्लम्स रहती रही होंगी। अभी इनको अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इन्होंने बात की आउट ऑफ कंट्री जाने की, तो डेफिनेटली इनको बाय एंड ऑफ दिस ईयर चांसेस मिलेंगे, यानी अक्टूबर नवंबर के बाद से चांसेस मिलेंगे जो 2020 के मिड तक रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रैवल का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगा कि अपने हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें, और मुझे लगता है कि इनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में ये नज़र आ रहा है। खाने पीने से रिलेटेड काफ़ी शौक नज़र आ रहा है इनकी। बस मेरे ख्याल में हर खातून की, बल्कि हर शख्स की यही कहानी है आजकल, वेट कम वेट ज़्यादा, वेट कम वेट ज़्यादा। लेकिन मुझे पता नहीं था कन्नान कि ये भी एस्ट्रोलॉजी से भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बल्कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। जी मेरा नाम काशिफ नसीर और डेट ऑफ बर्थ 01/10/73। 1 अक्टूबर 73। ओके, 1 अक्टूबर 1/10/70। व्हाट इज द ईयर ऑफ बर्थ? 1973। 1 अक्टूबर 1973। क्या पूछना चाह रहे हैं? और आपका सवाल क्या है सर? सवाल ये है जी कि अपना जो, अगर आपने भी बताया लिब्रा, तो मैं लिब्रा हूँ, तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ बाहर किसी जगह? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जवाब आप ऑन एयर सुनिए। कन्नान, ट्रैवल से रिलेटेड है सवाल। ट्रैवल के चांसेस इनके अभी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इनको यही एडवाइस करूंगा कि नेक्स्ट ईयर तक वेट करें, यानी आपकी ये वाली बर्थडे गुजर जाए जो 2019 में आएगी, तो इसके बाद आपके चांसेस डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। अभी आपके बिजनेस के हवाले से बेहतर चांसेस हैं, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के चांसेस हैं। तो इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें। अभी ट्रैवल के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी बर्थडे तक रुक जाएं, उसके बाद 220 में काफ़ी चांसेस मिलेंगे आपको ट्रैवल के, और वो तकरीबन पूरा साल रहेंगे। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। अच्छा, क्योंकि हम कॉल्स का सिलसिला तो बना हुआ ही है, लेकिन कन्नान थोड़ा सा जो मुल्की हालात हैं उसके बारे में बात करना चाहेंगे। MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान आए, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की। तो इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान की, यानी हमारे वज़ीर आज़म की और वली अहद सऊदी अरब की जो तस्वीरें आई, लोगों ने कहा कि जी इनका बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन लग रहा है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक वली अहद ने कहा कि अब आप पूरी दुनिया में मुझे पाकिस्तान का सफ़ीर समझिए। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित होगा? मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा, इफ यू डोंट माइंड। जब अगस्त में जून जुलाई 2018 में प्रेडिक्शंस हो रही थी, तो मेरी फील्ड से रिलेटेड जितने लोग थे, एस्ट्रोलॉजर्स या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, वो कहते थे कि इमरान खान जिंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ कि जी हाथ में लकीर नहीं है, योग नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं वाहिद शख्स था जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि ही विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैंने ये बताया था एक लॉजिक के साथ कि नंबर 7 उनके लिए लकी है, 25 को इलेक्शन है, महीना भी 7वां होगा। तो उन्होंने जो इस इलेक्शन में जो है डेफिनेटली वो विनर होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, और वो बने। उसके बाद इन लोगों ने, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था नहीं बन सकते, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत काम नहीं कर सकेगी, ये 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, और टेकिंग टाइम अच्छा नहीं है। तो मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि मार्च 2019 से। अच्छा, यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम देखें तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी में 4 का अदद, 7 का अदद
और 3 का अदद इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है। एक तो उन्होंने सबसे पहले 22 साल स्ट्रगल की, 22 साल के बाद 22वें साल में उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, जो कि 22 रन से विन किया उन्होंने, और 22वें फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने। उन्होंने सियासत का आगाज किया जो 25 तारीख को किया, जिसका अदद 7 बनता है। और 22 साल बाद वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बने, जिसका अदद अगेन 4 बनता है। फिर उसके बाद अगर मैं जिक्र करता हूँ 3 के अदद का, तो 1992 जिसको जमा करने से अदद 3 बनता है, खान साहब ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप विन किया था। तो मैंने अगेन 2018 के दिसंबर में ये प्रेडिक्ट किया था कि 2019 का आदत जमा करने से 3 पे आता है, तो वहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। तो यहाँ पर ये अपनी कमिटमेंट्स अवाम के साथ पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मईशत में बेहतरी आएगी, लेकिन चूंकि मार्च का महीना तीसरा है, 3 का आदत वहाँ आ रहा है, तो और नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड फिर बेहतरी होती जाएगी कंटिन्यूसली, उसमें कोई इंशाल्लाह ताला हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो खान साहब यहाँ पर पूरे से आती हुई नज़र आ रही हैं, मईशत भी बेहतर होगी। और यहाँ बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा लोगों के लिए कि खान साहब ने जैसे कि प्रॉमिस किया था जॉब्स मिलेंगी लोगों को, घर मिलेंगे, तो 3 का आदत जो बनता है इस साल का वो जुपिटर का है, जिसका ताल्लुक वेल्थ से है, मईशत से है, बैंकिंग से है, नई जॉब्स मिलेंगी। और इस साल मौसम भी ज्यादा ठंड आने के चांसेस हैं, बारिशें भी ज्यादा होंगी। लेकिन 18 दोनों शरीफ बरादरान के लिए अच्छा साल नहीं था। शहबाज साहब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी मामला चल रहा है। फिर जब उन्होंने कल मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने कहा कि इलाज मुआवजा बेहतर होना चाहिए। कब तक निकल पाएंगे दोनों, और उनके लिए ये साल कैसा? मैंने एग्जैक्ट वो टाइम पीरियड प्रेडिक्ट किया था कि जब नवाज शरीफ साहब, मैंने दिसंबर 2015 में ये प्रेडिक्शन दी थी कि 3 का अदद नवाज शरीफ साहब के लिए अनलक्की है। आने वाले टाइम पीरियड में 3 के अदद को लेकर उनको प्रॉब्लम्स होंगी। 3 अप्रैल को पनामा का इशू आया, 30 मई को उनकी सर्जरी हुई, 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केस को सुनना शुरू किया, 30 को ये रिमार्क्स मिले जजेस की तरफ से कि तजाद है इस बयान में। फिर आर्टिकल 66 का सहारा लेके बचने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब ने, तो मैंने प्रेडिक्ट किया कि 66 को जमा करने से अदद 3 बनता है, वो बच नहीं पाएंगे, और वही हुआ। फिर 21 को जिसका अदद अगेन 3 बनता है, फैसला आया और वो नाअहल कर दिए गए। फिर वो पार्टी की सदारत के लिए उनको चुना गया, तो अगेन 21 फरवरी को ये फैसला आया जिसका अदद अगेन 3 बनता है कि वो उसके भी अहल नहीं है। 2000 ये लॉजिक देने का मकसद ये है कि 2019 को जमा करने से अदद 3 बनता है। तो जिस साल का अदद अच्छा नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए, तो पूरा साल उनके लिए प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये इस वक्त आदाद और शुमार और सितारे ये इशारा दे रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, कनान आपसे करना चाहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा, जिस तरह अभी आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया कि जी लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था कि वजारत उज़्मा उनको नहीं मिल सकती, मरियम साहिबा के हवाले से भी यही बात की, उनका कोई सियासत में फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? नहीं, फिलहाल अक्टूबर तक तो कोई ऐसा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। उसके बाद बियॉन्ड, उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ है, ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज वो लीडर बनती हुई नजर आ रही है प्रॉपर, जिसको हम लीडर कहते हैं, जैसे बेनजीर साहिबा थी, या इवन अभी बिलावल भी लीड कर रहे हैं पार्टी को एज अ चेयरमैन, लेकिन वो चीज नहीं हमें नजर आ रही जो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो अभी वो लीडरशिप नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। और 2019 तो पूरा ओवरऑल मुस्लिम लीग नून के लिए क़यादत के हवाले से ऐसा अंडरडॉग आपको नजर आ रहा है, अंडरडॉग फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, जो इस वक्त अभी पर्दे यानी आपके सामने नहीं है, मंजर आम पे नहीं है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसके सितारे आपको लगता है कि भाई सिद्रा ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में बहुत उभर कर सामने आए? मुझे अभी कुछ टाइम पीरियड बेहतर मिलता हुआ नजर आ रहा है इनको, चौधरी निसार साहब को। अच्छा। तो वो यहाँ पे कोई ना कोई इनिंग खेल सकते हैं किसी के साथ ग्रुपिंग करके या समथिंग लाइक दैट, या शेख रशीद साहब का भी अच्छा टाइम मजीद शुरू हो रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैड टाइम की, तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अप्रैल से ये लीगल प्रॉब्लम ये अच्छे नोट पे एंड करते हैं। आप बिस्किट बिस्किट खाएं, इनको हम फिर किसी अच्छी प्रिडिक्शन के लिए बुलाएंगे। लेकिन ये था जी, आज हमने सोचा कि कुछ जरा सुपर मून के हवाले से एस्ट्रोलॉजी को भी देखा जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान और जाली डिग्री का मामला, इस सब पे बात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू जिस पे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपसे बात करेंगे। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा आला तालीम याफ्ता हो और उसके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट हों। कई लोग जब पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में डाला जाए, तो यही बात की जाती है कि किस डिग्री का स्कोप बहुत अच्छा है, आगे किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ा जो हमारे सामने सवाल आता है वो ये है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। एक ज़माना था यूनिवर्सिटी का तस्वुर ये था कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें हर फैसिलिटी है, जहाँ पे असातिज़ा ने PhDs की हुई हैं और आपके पास एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तो दो मसाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं। नंबर 1 कि हमारे यहाँ आला तालीम के लिए इनरोल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद घट रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को परसू करते हैं, उस एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, ओवरऑल ट्रेंड उसका कम है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये कि अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ और आला तालीम के मौके मौजूद नहीं हैं। आए दिन आप मुख्तलिफ फेयर्स देखते हैं जिसमें दुनिया के हर मुल्क की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान आती है टू टेक द स्टूडेंट्स अवे। हम इसमें ये नहीं देखते कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है या क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनका ख्याल ये होता है कि बाहर जाके उनको रेजिडेंसी मिल जाएगी और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज़ बीइंग इन्वेस्टेड इन दैट। लेकिन आज का मौजू हम पर्टिकुलरली सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहेंगे। इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है, वो आपको दिखाते हैं कि ये मसला कितना गंभीर है, इसमें कौन कौन से एंगल्स मौजूद हैं, और आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। ढेरों मुनाफा कमा रही हैं और इसकी वजूहात आपके सामने हैं। आज उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कि हम देख सकते हैं कि हर चीज़ पे फीस है। अगर अभी आपने सिर्फ ये फैसला ही किया है कि इस यूनिवर्सिटी को एज एन ऑप्शन में एक्सप्लोर करती हूँ या करता हूँ, तो आपको वो ब्रोशर 1000 रुपये का पड़ता है, एंट्री टेस्ट के पैसे आपको अलग देने पड़ते हैं, और उसके बाद ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब अगर आप अपनी डिग्री या अपनी मार्कशीट की कॉपी भी निकलवाना चाहें। तो इसका यानी क्या कोई सद्देबाब होगा, क्या इसके बारे में कोई सुनवाई होगी, और फिर जो मामला जाली डिग्री का है उसको भी उठाएंगे। आज मेरे साथ जो दोनों मेरे मेहमान मौजूद हैं वो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड हैं, काफ़ी ऐसा इससे मुंसलिक रहे हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ आतिफ इकबाल से। पिछले 6 सालों से वो यूनिवर्सिटी टीचिंग में इन्वॉल्व हैं। IBA, IOBM, इकरा, बहरिया, जाबिस, NAD ये मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा चुके हैं। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज पढ़ाते हैं। इसके अलावा 20,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान ट्रेन भी कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच आतिफ फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, because I think it's a need of an hour. काफ़ी चुपता हुआ टॉपिक है क्योंकि मैं खुद बड़ा एजुकेशन सेक्टर से क्लोजली काम करती हूँ, तो ये मेरे दिल के करीब भी है। आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी अगली मेहमान से। हमारे साथ मौजूद है मिस शाजिया। यू वर्किंग एज द हेड ऑफ स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एट द ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं एज व्हेन यू डिड योर इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ग्रेनिच, और इस वक्त आप परसू कर रही हैं PhD फ्रॉम मलेशिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 25 सालों से आप प्राइवेट हायर एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं। थैंक यू वेरी मच आजिया फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सबसे पहला सवाल आप दोनों से मैं यही करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा गिला यही है कि इतने शानदार ब्रोशर्स होते हैं, बिल्डिंग्स भी कई दफ़ा अच्छी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी आगे ही नहीं है, और सिस्टम इतना इनकन्सिस्टेंट है कि 2 साल 3 साल के बाद HEC अपने रूल्स बदलता है, और हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कब तस्दीक शुदा से गैर तस्दीक शुदा हो जाए। तो ये खिलवाड़ जो स्टूडेंट्स की लाइफ और उनके प्रोफेशंस के साथ हो रहा है, क्या इसकी कोई सुनवाई होगी? आतिफ, इफ यू वुड लाइक टू बिगिन। मैं एक्चुअली स्टार्ट विद के देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम 3 तरह की चीज़ें करना चाह रहे होते हैं। सही। इधर तो हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद कहीं नौकरी करना चाहते हैं जिसे हम वर्क रेडीनेस कहते हैं, या हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं जी। या लास्ट हम रिसर्च में अपना करियर जो है वो परसू करना चाहते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली मज़ीद टीचिंग में या डू द रिसर्च अकॉर्डिंगली। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही चीज़ें करने के लिए जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं कर पा रहा। एक गैप आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई पैसा बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत दे दो, लेकिन एटलीस्ट टीचर तो होगा, एटलीस्ट कोई सुनवाई तो होगी। जी बिल्कुल। 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका और एक आपकी टीचर्स या फैकल्टी है।
आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने जो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ग्रिप की हुई है, दैट्स द फैकल्टी। तो उनका फैकल्टी आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है, और स्पेशली बिकॉज द विजिटिंग फैकल्टी जो कि लोग जो कि रेगुलरली जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, पर वो हफ्ते में एक दफ़ा टाइम निकाल के आते हैं, उनको क्योंकि अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं तो आपको अच्छे टीचर्स इन्वॉल्व होना जो नज़र आना शुरू होता है। फिर जो आपका सवाल था कि HSC कंसिस्टेंट नहीं है, देखिए HSC दो चीज़ें देखता है जब वो किसी भी यूनिवर्सिटी को जो है वो चार्टर देता है या तस्दीक करने की कोशिश करता है। एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा कि उस यूनिवर्सिटी के पास जो है वो टीचर्स कैसे हैं, टीचिंग स्टाफ कैसा है। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द इनिशियल लेवल इन दोनों ही चीज़ों के अंदर जिसे हम एक अल्फाज यूज़ करते हैं कि जुगाड़ मौजूद है। अच्छा। और क्योंकि ये बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सो वो वाली डिग्री से अडॉप्ट करते हैं बच्चों को कराने के लिए जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर HSC से अप्रूव कराना बहुत आसान है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं विच इज इंजीनियरिंग या और टेक्निकल एजुकेशन, तो वहाँ लैब्स चाहिए, चीज़ें चाहिए, और उसमें एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ी आपको यहाँ पे स्टार्टलिंग खबर हम ये देना चाहेंगे, बल्कि ये इंसाइट है जो शेयर करना चाहेंगे। एक ज़माने में लोग कहते थे कि पाकिस्तान में नौजवानों के पास 20 साल 30 साल पहले सिर्फ दो ही करियर चॉइसेस थी, लोग या तो इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे। लेकिन आज आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में सबसे जो पॉपुलर डिग्री है, जो ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट करते हैं या परस्यू करते हैं, वो है MBA करना या फिर बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड होना। इसमें कोई मुजायका नहीं है, ऑफ कोर्स उसकी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इंजीनियर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और आज वो नंबर हमारा ड्रॉप होता चला जा रहा है। आपके पास आना चाहूँगी शाजिया, एक बड़ा मसला जैसे उन्होंने कहा कि HSC अगर स्टाफ देखता है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ एरा में जब HSC को स्ट्रॉन्ग किया गया तो उन्होंने कहा कि जी इतने तो पाकिस्तान में PhDs ही नहीं हैं जितनी हर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने एक यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एक नया शोबा निकाला है जिसको हम कहते हैं जी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, कि बेशक आपने PhD ना किया हुआ हो, लेकिन आपका तजुर्बा ऑन द जॉब इतना है 20 साल 25 साल का, एज फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन और अ प्रोफेशनल, कि आप आइए और बच्चों को पढ़ाइए। ये प्रैक्टिस अच्छी है या नहीं? ये बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। ये ना स्टिच एंड टाइम के लिए तो शाजिया अच्छी थी, लेकिन आज यू आर परस्यूइंग एन PhD योरसेल्फ, तो आप नहीं समझती कि PhD ही पढ़ाने चाहिए? I am pursuing because I have because मेरी PhD is in, my research is for the students with learning disabilities and there is a big gap in Pakistan, that's why I am pursuing it. मैं आपको भी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अभी मैं नवंबर में गई हूँ वाशिंगटन जॉन हॉपकिंस में, मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, and there were professors from all around the world, and you know what they were saying, वो कह रहे थे कि within 20-30 years और मे भी पहले ये डिग्रीज ऑब्सोलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो स्किल्ड लोग हैं वो ही ऊपर आएंगे और वो ही काम करेंगे। मैंने बहुत से ऐसे PhDs देखे हैं जिन्हें बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता, बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं आता, और बहुत से ऐसे देखे हैं जो बैचलर्स लेवल के हैं और वो इतने ज़बरदस्त टीचर, बिकॉज वो इंडस्ट्री के लोग हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन I'm not कह रही कि साइलोज में काम नहीं हो सकता, सिर्फ एकेडमिक अप्रोच नहीं होगी। ये वही बात है जो आतिफ पहले कह रहे थे कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम के स्टेक होल्डर्स निकालें तो उसमें एकेडेमिया भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। जब तक इंडस्ट्री यानी इवेंचुअली जहाँ बच्चे ने ग्रेजुएट करके जाके काम करना है, वो आपके पास आके ये नहीं बताएगा कि उसको कौन सी स्किल चाहिए, यूनिवर्सिटी कभी उसको तैयार नहीं कर सकती। एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद आके दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पे काम करेंगे। एक तो नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस, वो क्या वहाँ पे नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं पाकिस्तान में या नहीं, और क्या इससे उतना गैप यानी इतना गेटवे जो खुदा ना खासा कोई अंडर प्रिविलेज अंडर सर्व्ड कम्युनिटी से है, उसके पास क्या मौके मौजूद हैं पाकिस्तान में टू परस्यू अ डिग्री इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और फिर जी हम सबका बड़ा हर दिल अजीज़ मामला जाली डिग्री, उसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी अपनी चाहत है प्राइवेट की तरफ ना जाऊँ, हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहिए। हमारे ही टैक्स के पैसे से वो चलती है तो हमें वहीं जाना चाहिए ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का माहौल ज़्यादा अच्छा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से, वहाँ पे टीचर्स टाइम पे आते हैं। फीस ज़्यादा है ज़ाहिर है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन वहाँ पे एडमिशन आराम से हो जाते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन नहीं होते। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बेहतर प्राइवेट है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, तो हर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ मतलब आता है पढ़ने के लिए। मैं तो प्रेफर करूँगा कि अगर कोई
अच्छी तालीम लेना चाहता है तो यकीनन प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ रुख करे। जॉब का टाइम जब आता है ना तो गवर्नमेंट की सनत पे एक टाइम पे फिर रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट पे हम ठेला लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे करनी ज़रूरी हैं। लोग यही बात करते हैं कि फ़ैकल्टी नहीं होती, टैक्स के पैसे से चलती है, लेकिन उसके एडमिशन्स कब होते हैं, किन बेसिस पे होते हैं, मेरिट पे होते भी हैं या नहीं, या फिर उसमें भी लसानी और सियासी बुनियादों पर एडमिशन्स हो रहे हैं। दैट्स अनदर शो फॉर अनदर टाइम। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। सबसे बड़ा शिकवा यही है कि अगर एक एवरेज फैमिली साइज़ आपके पास 2 या 3 बच्चे एक घराने के हैं, देर ऑल अ फ्यू ईयर्स अपार्ट, और सबने यूनिवर्सिटी जाना है, एक आम अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसको अफोर्ड करना नामुमकिन हो गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी स्कॉलरशिप्स देती हैं, क्या उनके पास ये मरात मौजूद है, या फिर हमारे मुल्क में आला तालीम सिर्फ ख़ास तबकों के ख़ानदानों के लिए ही महदूद होकर रह गई है? इस पर जी बात करते हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं हुमा बुखारी। थैंक यू सो मच हुमा फॉर जॉइनिंग अस। यू आर ऑल्सो वेरी वेल कनेक्टेड विद द प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप। आप एक यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली मुंसलिक भी हैं। आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि सबसे बड़ा मसला, लोग कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दुनिया भर में होती है सिद्रा, दुनिया भर में कहीं भी हायर एजुकेशन को आप सस्ती एजुकेशन नहीं कह सकते। इसीलिए हम देखते हैं मगरबी ममालिक में तो हमें तालिब इल्म जो हायर स्टडीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो साथ साथ जॉब करते हुए भी नज़र आते हैं, और अक्सर वो अपनी जो फीस होती हैं उनका बोझ वो खुद उठाते हैं। क्योंकि देखें, हायर एजुकेशन अगर रिसर्च बेस्ड नहीं है तो वो टेक्निकल एजुकेशन है, और अगर वो रिसर्च को साथ लेके चल रही है, टेक्निकल सपोर्ट को साथ लेके चल रही है, तो डेफिनेटली जो किताबें होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टेक्निकल सपोर्ट होती है, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उस पर एक कॉस्ट जाती है। सवाल ये है कि जो फीस स्टूडेंट से ली जा रही है, क्या वो उसकी एजुकेशन में खर्च हो रही है, या हाँ फीस तो ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कम है, ये एक सवाल हो सकता है, और उस पर बहस करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन का म्यार बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। लेकिन आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। आतिफ, आप जो ऑफलाइन बात कर रहे थे कि मसला लोगों को इस बात से नहीं कि फ़ीस ज़्यादा है, मसला इस बात से है कि इतनी इन्वेस्टमेंट, टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज की, उसके बाद जो रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई जब ये बच्चा जॉब मार्केट में निकलेगा स्टूडेंट, तो उसको हाथों हाथ लिया जाएगा, उसके पास करियर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। जब उसने बाहर जाके भी स्ट्रगल करना है, और उसमें फिर हमारी बेसिस क्या है, पहले गदगन लगती है। आप खुद इससे क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितने बिजनेस स्कूल्स है उसकी एक हायरार्की है, कुछ को बेहतर समझा जाता है, कुछ को निचले दर्जे के। दोनों ही अगर MBA और BBA करा रहे हैं, लेकिन जब ग्रेजुएट्स मार्केट में निकलते हैं, जो बेचारा कम बड़ी यूनिवर्सिटी से या जिसकी साख बहुत पॉपुलर नहीं है उससे पढ़ा हुआ शख्स है, उसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स में और बड़ी यूनिवर्सिटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई एग्री सिद्रा। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब आप इतना इन्वेस्ट करने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर जाते हो, इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। देखें, एक चीज़ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, आपने ये चीज़ हर जगह सुनी होगी। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जब इंडस्ट्री ये कहता है कि हम 1 साल या 1.5 साल के लिए इनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखेंगे, विच क्लियरली टेल अस दैट हम ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा रेडी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, जो MBA करके, यानी MBA की इस वक्त अगर हम ईयर्स को गिने, 4 साल पहले उसने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर 2 साल, या अगर उस यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो चलें 1.5 साल में एग्जीक्यूटिव किया, जो कि नहीं होना चाहिए, बीच में पहले गैप होना चाहिए प्रैक्टिस का। पूरी दुनिया में ये होता है, लेकिन चलेंगे 6 साल की आपकी प्रैक्टिस, और उसके बाद आप एक एंट्री लेवल जॉब के लिए जब एक कॉर्पोरेशन में जा रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं जी 1 साल पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। और ये हर जगह हो रहा है। स्कूल, जैसे मैंने कहा कि जो लेडर है वो इस तरह है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री, ये चारों एक साथ बैठते नहीं हैं। स्कूल में जो पढ़ता है वो कॉलेज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कॉलेज पे फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इवन एट द गवर्नमेंट लेवल, अब अगर आप देखें तो वो जो रेशियो है कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है और आपको जो एंट्री लेवल टेस्ट देना पड़ता है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाहती हूँ। लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा डिस्टिंक्शन होल्डर है, मैट्रिक में, O लेवल्स में, A लेवल्स में उसकी पोजीशंस आ रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंसिस्ट करती है कि एंट्री टेस्ट लूँगी। आपने अभी पूरी दुनिया का हवाला दिया, चलें जी एक स्टैंडर्डाइज SAT अगर होता भी है, उसके बाद आपके essay क्वेश्चंस होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके इंटरव्यूज़ के तरीके जानने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स बनने से पहले यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट की इस रिवायत को आप शाज़िया कैसे देखती हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एंट्री टेस्ट जो है वो बच्चा इतना पढ़ के आया है और वो फिर एंट्री टेस्ट दे रहा है। वो एंट्री टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी नहीं होना चाहिए। अगर उसकी डिस्टिंक्शन है या
मेरिट पे आ रहा है तो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो दूसरे बच्चे हैं we can just give them a small test to judge them कि हाँ ठीक है कि वो जो डिस्टिंक्शन के अलावा बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। हालत देखें, सीटें होती हैं 200 और उसके लिए 2000 बच्चा एंट्री टेस्ट में बैठ रहा है, भूखा प्यासा मैदान के अंदर, उसको धूप में कई दफा टेस्ट ले रहे थे। ये इमेजेस हम रोजाना स्क्रीन पे अपनी देखते हैं और हर बच्चा जो एंट्री टेस्ट ही दे रहा है उसने उसकी भी फीस दी है कि जी मुझे बराहे करम एंट्री टेस्ट देने दीजिए, इसकी फीस 2000 रुपए ले लो। एक चीज मैं ऐड करूंगी इधर जो थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ आतिफ आपसे है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो बात की, आई थिंक वो बिल्कुल गलत इसलिए नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं ना तो उनको समझने के लिए यू हैव टू गेट ट्रेन्ड, यू नो। हम अगर टीचर्स भी अपने कोई फ्रेश जो टीचर्स ग्रेजुएट्स आते हैं हमारे साथ, हम उन्हें 1 साल के लिए ट्रेनिंग देते हैं एज एन, आप समझे टीचर असिस्टेंट के तौर पे, सो दैट दे शुड नो व्हाट यू हैव अ पॉइंट। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़ी बड़ी MNCs में जब बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे जाते हैं, आपको पता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जॉब डिस्क्रिप्शन ही डिफाइंड नहीं होता। उस बेचारे को आपने फोटो कॉपी करने पे, गूगल रिसर्च करने पे लगाया होता है। मैं ये कहता हूँ एंड आई एग्री विद शाजिया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मसला नहीं है। देखें क्या ये मसला है स्किल्स गैप का। हाँ। क्या ये प्रोसेस जब वो बच्चा लास्ट ईयर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, क्या ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली उस वक्त नहीं हो सकता? एग्जैक्टली, द फाइनल ईयर, द फाइनल सेमेस्टर। देयर इज अ गैप जो हमें फिल करना है और एकेडेमिया और इंडस्ट्री को मिलकर काम करना है। अच्छा, कमिंग टू यू हुमा, ये एंट्री टेस्ट का मामला और दूसरा ये कि देखिए क्योंकि कई सिस्टम्स राइज हैं, बच्चा मैट्रिक, एक जो आर्ग्यूमेंट बनती है, लोग कहते हैं एंट्री टेस्ट हम इसलिए देते हैं क्योंकि सिंगुलर एजुकेशन नहीं है, कोई बच्चा मैट्रिक करके आ रहा है, कोई O लेवल्स करके आ रहा है, कोई किसी और बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, तो हमें पता करना है कि उसकी काबिलियत कितनी है। मुझे ये बताइए, क्या हम पाकिस्तान में सजा देते हैं उन लोगों को जिन्होंने O लेवल्स या A लेवल्स किया हुआ, अब वो पहले चक्कर काटता है HEC के कि मुझे इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, यानी आप एक के बाद एक उसके लिए हर्डल्स क्रिएट ही किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिद्रा एंट्री टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखें कि एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो थ्रेट है वो एक नकल माफिया की सूरत में। आप देखें जब भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम शुरू होते हैं वो एक गहमा गहमी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे अब एक जंग शुरू हो रही है कि किस सेंटर में नकल हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। और ये 4-5 साल से आपने मुस्तकिल देखा होगा कि पूरा मीडिया, इवन जो डायरेक्टरेट ऑफिसर्स हैं, वो सारे ये जो नकल है ना और ज्यादा परसेंटेज को किसी ना किसी तरह से हासिल कर लेना, उसके बीच में जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी उसी परसेंटेज के साथ बैठा है। अब अगर ओपन मेरिट कर दी जाए और इस एंट्री टेस्ट को हटा दिया जाए तो ये फैसला करना मुश्किल है कि किस स्टूडेंट ने अपनी मेहनत से वो परसेंटेज हासिल किए और किसने दूसरे जराए से। एक सवाल करना चाहूंगी बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक आप सबसे कि व्हाट डू यू थिंक कि जो अक्सर कहा जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्योंकि टेस्ट भी और पूरा सेमेस्टर भी और उस सेमेस्टर का जो GPA है वो डिपेंडेंट होता है टीचर पे, टीचर के पास अनचेक्ड अनअकाउंटेबल वाली पावर एंड अथॉरिटी है जिसको कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स मिसयूज़ कर रहे हैं। इस आर्गुमेंट को आप लोग कैसे देखते हैं? अच्छा देखें, ये बहुत फ्रीडम होता है टीचर को, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंट्स एंड चेक सिस्टम होता है। आपकी क्लासेस में जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अक्सर आते भी हैं, वो आपसे पूछते भी हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये सिस्टम होता भी है। पर आप ये सही भी कह रहे हैं कि टीचर्स के पास एक बहुत बड़ा फ्रीडम होता भी है कि वो अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए। और अगर आप टीचर्स की बैड बुक्स में आ जाएं शाजिया, फिर क्या? वहाँ पे जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, अदरवाइज फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स, HODs, डीन्स, रेक्टर, ये पूरी हायरार्की है। एक और पूरा शो है इस बारे में, लेकिन हमने कई केसेस ऐसे भी देखे यूनिवर्सिटीज में हरासा करने के मामला या फिर बुली करने के मामला अगर टीचर्स की तरफ से हुए तो लोगों ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू आप अपनी बात पहुँचा सके और उस पर कन्विंस कर सके। फिर दूसरे मसाइल विद इन द यूनिवर्सिटी हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत खुला जहन, कुछ काफ़ी लिबरल सोच मौजूद है, कुछ में बहुत ज़्यादा कि भाई अगर फ्री पीरियड्स हैं तो उसमें मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स साथ भी ना बैठें। ये हमारे इतनी तरह के माइंडसेट्स राइज हैं, इसको आप एज अ चैलेंज देखते हैं या क्या देखते हैं? ये जो आप कह रही हैं ना बात टीचर्स की, मैं थोड़ा सा उस पर जाऊँगी कि मैं खुद आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। बहुत सी अच्छी भी हैं और जनरलाइज हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ तक जैसे मैं पढ़ी भी ग्रेनिश से हूँ, पढ़ा भी वहीं रही हूँ, तो वहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी मैंने कभी ये फील नहीं किया कि जी कोई अगर किसी टीचर के साथ अनसेफ है, कोई बुली हो रहा है। बिकॉज आपकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगी ना
तो आपके कभी भी वही बात है, ऊपर से ट्रिकल डाउन करती है चीज़। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, यू हैव फुल चेक एंड बैलेंस, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई बुली करे या कोई टीचर। अगर फॉर एग्जांपल एक दफा ये हुआ, आपने बाउंड्रीज और सिस्टम्स को सेट करना पड़ता है, सिस्टम्स को सेट करना है, बिल्कुल। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ये सिस्टम सेटिंग एंड बाउंड्रीज की भी बात करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जाली डिग्री का मामला, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डिस्कशन हम बात करना चाहते हैं, जब आपको यकायक पता चलता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अगर प्रोफेशनल है या फिर जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब ये इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, उनको वेरीफाई करने की बात करी जाती है। और हमने ये खबरें जुलाई के इलेक्शन से बहुत ज़्यादा सुनी कि जी फलाने शख्स की डिग्री नकली या जाली करार पाई। अब इसको भी मज़ीद थोड़ा गौर से देखने का मामला है ये, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेंट नहीं है। कई चीज़ें वो बड़े अचानक से उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में तब्दीली आती है, अचानक से डिक्लेयर किया जाता है कि फ़लाना प्रोग्राम हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, या इसमें मज़ीद आप सेमेस्टर्स ऐड करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के पास आके बच्चे ये बताते होंगे कि जी हमने आपसे कहा था ये हमारा आखिरी सेमेस्टर है, लेकिन अब हमें बताया कि हमने 2 सेमेस्टर और पढ़ना है। तो जो लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके साथ तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 2 या 3 या 10 साल कबल अगर कोई शख्स वही प्रोग्राम, वही डिग्री, वही डिप्लोमा लेके मार्केट में है तो उसकी ज़िंदगी और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे क्या असर पड़ता है? इसका मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी की मद में मारे जा रहे हैं। उनकी डिग्री जाली नहीं है, उन्होंने टाइम, एफर्ट, पैसा इस पर सब लगाया है, लेकिन अचानक से उनके करियर पे, उनकी ज़िंदगियों पे एक काली मोहर लग जाती है जब उनको जाली डिग्री का लेबल दे दिया जाता है। इस पे बात करेंगे। हुमा, अगर आप सबसे पहले कहें, वेयर इज द गैप एंड हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस? देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन जब कन्वर्ट हुआ फ्रॉम UGC, ये 2000 की दिहाई में, हम देखते हैं 2002 में बहुत सारे रूल्स थे, पॉलिसीज थी, डॉक्यूमेंट थी, लेकिन उसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया। HEC देखिए, एक बिग बैंक के साथ एक रेगुलेटर बना, उसने सबसे बड़े के प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हमें 2000 से लेकर अब तक में ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और इसी तरह मीडिया का भी है कि उसमें, और आपने देखा कि दोनों एक ट्रायल एंड एरर से ये दोनों सेक्टर गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के भी इल्म में होता है कि शायद ये ठीक ना हो, लेकिन क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस नहीं है तो कुछ गलतियाँ यूनिवर्सिटीज़ से भी हुई। कुछ ये भी हुआ कि एज अ रेगुलेटर जो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था उस वक्त नहीं हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन पैदा होता है जो मेरा था कि ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसका खमियाजा तो बेचारा स्टूडेंट भुगत रहा है। वो जरूर उस बात को सोचने की जरूरत है कि जो स्टूडेंट किसी भी वजह से इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल गए और उनकी डिग्रीज HEC ने रिकॉग्नाइज भी की हैं, तो अब जाके अगर कोई पॉलिसी बनी है या किसी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हुआ है और ये समझा गया है कि उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उन स्टूडेंट्स को बहरहाल एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए कि जो डिग्री होल्डर्स हैं, डिग्रीज लेके चले गए हैं और अपनी मुख्तलिफ जॉब्स में, क्योंकि फिर ये जॉब थ्रेट भी है, अगर उनकी उन डिग्रीज को चैलेंज किया जाता है तो एक जॉब थ्रेट भी आता है। बहुत सारे और जैसे लाइक हो सकता है किसी ने ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे लेके आगे वो कोई PhD या कोई चीज़ परसू कर रहा है, एंड सडनली आप उसके करियर पे एक स्टैंप लगा देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोगों की फिर सुनवाई कहाँ पे? इस वक्त जो मैं दोबारा उसी मौजू पे आना चाहूँगी, एक तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना ओपिनियन ऑन जाली डिग्री दें, लेकिन आतिफ साथ साथ चले स्टूडेंट का भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि अगर उसमें कुछ दमखम होगा, बेचारे में मेरिट होगा, उसका कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन जो सडन शॉक पेरेंट्स को लगता है हु हैव इन्वेस्टेड सो मच, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत पहले, आज से तकरीबन 15 इयर्स पहले ये BCom पे ऑलरेडी हो चुका है जी, कि 2 इयर्स एजुकेशन थी, सडनली कहा गया कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और फिर हमने देखा कि बच्चों को फेस टनल विजन है। मैं क्विकली आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो सम अप करेगा कि माइंडसेट, स्पेशली आई एम होपिंग कि यूनिवर्सिटी स्टेक होल्डर सुन रहे हैं तो इस एग्जांपल से वो रिलेट कर पाएंगे। एक साहब तो उनकी शादी हुई, तो शादी के बाद उनकी वाइफ जब भी ब्रोस बनाती थी ना, तो वो लेग्स चॉप्ड आउट कर देती थी। हाँ। तो एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि आप लेग्स क्यों चॉप्ड आउट कर देती हैं? तो उन्होंने कहा मेरी वालदा ऐसे बनाती थी। हाँ।
तो उन्होंने उनकी वालदा से पूछा कि जब आप रोज़ बनाती हैं तो लेग्स क्यों चॉप्ड आउट कर देती हैं? उन्होंने कहा मेरी वालदा ऐसे बनाती थी। तो कई दिहाइयों से, कई नस्लों से यही किस्सा चला तो सिद्रा बड़ी अम्मी जिंदा थी। हाँ। तो ये साहब बड़ी अम्मा से मिलने गए, उन्होंने कहा कि जब आप रोज़ बनाती हैं तो लेग्स क्यों चॉप्ड आउट कर देती हैं? उन्होंने कहा बेटा हमारे ज़माने में बर्तन छोटा था तो टांगे आती नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है, माइंडसेट यही है। एजुकेशन इटसेल्फ बहुत आगे चला गया। इट्स बिकम ecosystem where industries are contributing even at the university school level. हम unfortunately अभी भी देखें रूम्स बड़े। लेकिन यहाँ पे इफ आई मे वांट टू अंडरस्टैंड इट फर्दर, आप जब कहते हैं कि एजुकेशन इवॉल्व की है, क्या जो स्किल सेट रिक्वायर्स हैं उनकी बात आप कर रहे हैं, या फिर जो टीचिंग की पेडागोजी है उसमें आप कहते हैं कि तब्दीली आई है एंड वी आर नॉट कीपिंग अप? दोनों ही चीज़ों में। अच्छा। दोनों ही चीज़ों में। एक तो रिसर्च बेस, अभी बहुत अच्छी बात की थी कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दुनिया भर में बिल्कुल बिकॉज आए, और अभी हम रिसेंटली मैं भी गया तो रियलाइज़ हुआ कि जहाँ जहाँ हम जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम कनाडा की बात करें, अब वहाँ टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा रिकग्नाइज की जा रही है। आप देखिए रिटेल सेक्टर, मैं अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े इदारे के साथ काम कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि वो 8000 लोगों को नौकरियाँ देते हैं सिर्फ कराची में। आपके पास रिटेल सेक्टर की यूनिवर्सिटी ही नहीं है, यानी कि आप रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं हर लेवल पे कि क्या चीज़ है जो बच्चों को पढ़ानी चाहिए। और फिर बच्चे जब पढ़ लेते हैं तो आप कहते हैं कि जी बहुत BBS और MBS हो गए। जो लोग बैठ के ये कह रहे हैं इंडस्ट्री वाले, ये उन्हीं की तो जिम्मेदारी है ना, कहाँ जा कब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? कब दे विल गो एंड टेल द यूनिवर्सिटीज लिसन अगर आपने और BBS निकाले, वी डोंट हैव enough space for them, we like ये skill set। आप ये सोचिए, मैंने एक खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा था एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट मिनट, तो मैं यू नो इफ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग बिफोर आई सम अप। मैं ये कहना चाहूँगी, आई विल जस्ट कीप इनकी जो बात की उसको फर्दर लेके जाऊँगी कि देखें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री का बंदा आके फर्स्ट ऑफ ऑल वो पढ़ाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडस्ट्री के लोग जब आके पढ़ाते हैं तो वो और ही बच्चे सीखते नहीं है। सही। बहुत से ऐसे हार्वर्ड और इधर जितने भी आईवी लीग्स के हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्रोफेशनली बड़ा अच्छा साबित होगा। अच्छा, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक शो जरूर करूंगी कि हमारे यहाँ हर अच्छे खाते पीते घराने या अपर मिडिल क्लास घराने की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए बाहर चला जाए। इस वक्त जिस तरह दुनिया में तब्दीली आ रही है, अगर उस बच्चे ने वापस आके पाकिस्तान की जॉब मार्केट में ही कम्पीट करना है तो क्या ये इस वक्त वायबल भी है कि आप अपने बच्चे को यानी नॉट अ टेक्निकल एजुकेशन बल्कि बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इस तरह की एजुकेशन के लिए अंडर ग्रेड लेवल पे पाकिस्तान से बाहर भेजें? दैट्स फॉर अनदर शो, बट हुमा एनीथिंग दैट यूड लाइक टू ऐड बिफोर वी एंड? AIG लिंकेजेस जरूरी है। एकेडमी, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट जब ये इकट्ठी होंगी जिस पर दुनिया भर में काम हुआ हायर एजुकेशन को लेके, वही वक्त होगा कि जब हम पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के बेहतर स्टैंडर्ड्स बना सकें। थैंक यू सो मच हुमा, शाजिया एंड आतिफ फॉर बीइंग हियर विद अस। मुझे पता है कि आज वी हैव लिटरली जस्ट टच्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मसला बहुत गंभीर है, इससे बहुत बड़ा मसला है। हम इस वक्त गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि वहाँ पे गैप्स कहाँ पे हैं। इसके अलावा जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ने में और ये सुनहरी ख्वाब देख के बैठे हैं कि बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, यकीनन पढ़ाई के मौके वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर होती है, लेकिन उसका कुछ एक रियलिटी चेक भी आपको देना ज़रूरी है। बट दैट्स फॉर अनदर डे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।